हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे इधर अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के युद्ध के बीच बहुत बड़े एक और वॉर की खबर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर रातों रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल के अस्पताल पर कर दी बहुत बड़ा हवाई अटैक। अस्पताल पर बरसा दिए बम, कई मरीजों की मौत की सबसे बड़ी खबर, जहाँ बौखला गया तालिबान। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नाबूद करने की दे दी बहुत बड़ी धमकी। इसी बीच आपको बताएंगे ईरान इजराइल युद्ध के बीच फंस गया अपना भारत। तेहरान ने हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित राह के लिए रास्ते के लिए रख दी बहुत बड़ी और कड़ी शर्त। कहा एक हाथ ले दूजे हाथ दे। किस चीज को लेकर शर्त रखी है दोस्तों, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। क्या भारत को मजबूर कर अपनी बात मनवा लेगा ईरान? आपको जानना है बहुत जरूरी। साथ ही वहीं आपको बताएंगे भारतीय जहाजों को मिली हॉर्मुज से जाने की इजाजत। ईरान की इस शर्त से पहले शिवालिक और नंदा को जो मिली थी भारत पहुंचने की परमिशन, तो भड़क गया पाकिस्तान। कहने लगा जंग में साथ हम दे और जहाज का परमिशन भारतीयों को मिल जाए। बताएंगे किस बात पर बात कही है दोस्तों इस पाकिस्तानी ने। तो वहीं आज उस सवाल का भी आपको जवाब देंगे दोस्तों, जहां पर सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हमको कमेंट में सवाल पूछे गए थे कि लगातार ईरान जो है वो दुबई पर अटैक कर रहा है, यूएई के क्षेत्रों में अटैक कर रहा है, लेकिन फिर भी क्यों खामोश है यूएई? क्यों अब तक यूएई ने ईरान पर पलटवार नहीं किया? क्या है इसके पीछे का कारण? क्या है इसके पीछे यूएई की मजबूरी? दोस्तों इस बड़े सवाल का जवाब आपको देंगे, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो उधर आपको बताएंगे दोस्तों बंगाल बीजेपी ने जारी की 114 कैंडिडेट्स की पहली सूची। बताएंगे ममता बनर्जी वाले क्षेत्र से उनके विधानसभा से बीजेपी की तरफ से कौन लड़ने वाला है चुनाव। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, लेकिन हमेशा की तरह अगर आप भी अपने भारत देश का इस युद्ध के समय में पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह लीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक भीषण हवाई हमला करने का आरोप लगा है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बार पाकिस्तानी वायुसेना के निशाने पर कोई सैन्य ठिकाना नहीं था दोस्तों। इस हमले में काबुल के एक ड्रग रिहैब अस्पताल को निशाना बनाया गया है। इस दर्दनाक हमले में अस्पताल में इलाज करा रहे कई मरीजों की मौत हो गई और भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। तालिबान ने बदला लेने का अब ऐलान कर दिया है। बता दें काबुल स्थित इस नशा मुक्ति केंद्र में वे लोग भर्ती थे जो नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए अपना इलाज करवा रहे थे। पाकिस्तानी सेना के विमानों ने अचानक अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की और इस अस्पताल पर बम गिरा दिए। हमले के समय अस्पताल में कई मरीज और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। बमबारी के कारण इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे के नीचे दबने और धमाके की चपेट में आने से कई बेगुनाह मरीजों की जानें चली गई हैं। इस हमले के बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान का गुस्सा फूट पड़ा। तालिबान सरकार ने इस हवाई हमले को लेकर पाकिस्तान को बहुत बड़ी और कड़ी चेतावनी दे दिया। इस्लामिक अमीरात के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बदला लेने की बात कह डाली। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तानी सैन्य प्रशासन ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया है। इसके परिणाम स्वरूप अपना इलाज करा रहे कई मरीजों की मौत हो गई और कई बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने इस हमले को एक जघन्य अपराध बता दिया और कह दिया कि हम इस अपराध की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तालिबान ने कह दिया कि अब एक एक के मौत का बदला लिया जाएगा और अच्छे से लिया जाएगा। काफी रोने वाली तस्वीरें सामने आई है दोस्तों, जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तस्वीरें ऐसी ऐसी सामने आई है कि कमजोर दिल वाले देख भी नहीं सकते दोस्तों। ऐसे में तालिबानियों का गुस्सा, तालिबान के हुक्मरानों का गुस्सा दोस्तों 7वें आसमान पर पहुंच गया है और पाकिस्तान से हर हाल में बदला लेने की बात कही गई है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ईरान इजराइल युद्ध के बीच फंसा दिया अपने भारत को ईरान ने। तेहरान ने हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित रास्ते के लिए रख दी कड़ी शर्त दोस्तों। हॉर्मुज संकट के बीच ईरान ने भारत के सामने रख दी एक ऐसी शर्त, कह दिया एक हाथ लो दूसरे हाथ दो। जी हाँ, बता दे सबसे बड़ी अहम एक्सक्लूसिव जानकारी। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय ध्वज वाले या भारत जाने वाले जहाजों को सुरक्षित आवागमन की अनुमति देने के बदले में भारत द्वारा जब्त किए गए 3 ईरानी टैंकरों को रिहा करने की मांग
की है दोस्तों रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि तेहरान ने इस मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत में ये बहुत बड़ी शर्त रख दी है। यूं कहे तो एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे वाली शर्त रख दिया। मतलब साफ है कि लेन देन में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मदद चाहिए तो मदद करना भी होगा, तभी मदद मिलेगी। रिपोर्ट में आगे बताया है कि भारत ने फरवरी में 3 टैंकरों एसफाल्ट स्टार अल जाफजिया और स्टेलर रूबी को जब्त किया था। इन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई या बदली थी तथा समुद्र में अवैध जहाज से जहाज तेल हस्तांतरण में शामिल थे। इनमें स्टेलर रूबी ईरान के ध्वज वाला है, जबकि अन्य 2 निकारागुआ और माली के ध्वज वाले बताए गए हैं। एक ईरानी अधिकारी के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ईरान ने कुछ दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की मांग की है। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि ईरान के नई दिल्ली स्थित राजदूत ने सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर इस मामले पर चर्चा की है। दूसरी ओर भारत सरकार के एक विश्वसनीय सूत्र ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से निराधार और आधारहीन करार दिया है। सूत्र ने स्पष्ट किया है कि भारतीय और ईरानी अधिकारियों के बीच हाल ही में किसी भी तरह की ऐसी कोई बातचीत या चर्चा नहीं हुई, जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया है। सूत्र ने आगे बताया कि रिपोर्ट में उल्लेखित तीनों जहाज ईरान के स्वामित्व में भी नहीं हैं। यानी कि दोस्तों भारत द्वारा जब्त ईरानी टैंकरों को वापस छोड़ने की मांग कर रहा है ईरान, और उसी के बदले में भारतीय जहाजों को भी हॉर्मुज स्ट्रेट से, हॉर्मुज जलडमरू मध्य से निकलने की देगा परमिशन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सीधा सीधा नहीं कह पा रहा ईरान, लेकिन इनडायरेक्टली उसने बता दिया कि अगर हम तुमको परमिशन दे रहे हैं तो तुम भी हमारा ये काम करो, तुम हमारे जब्त जहाजों को फौरन वापस ईरान भेजो। जी हाँ दोस्तों, उनको छोड़ो। ये बहुत बड़ी मांग, बहुत बड़ी शर्त रख दी है भारत के सामने ईरान ने। यानी कि एक तरह से भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया ईरान ने। अब देखना ये होगा दोस्तों कि भारत की मोदी सरकार क्या अपने फायदे के लिए इन ईरानी जहाजों को छोड़ती है या नहीं छोड़ती, या फिर कोई और तरीका अपनाती है। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या करना चाहिए भारत को? एक भारतीय होने के नाते आप लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो सामने लाइक का बटन है, अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इस शर्त से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए भारत के 2 जहाज बोले तो शिवालिक और नंदा देवी, जो कि 92,712 मीट्रिक टन गैस लेकर भारत पहुंच रहे हैं, इनको ईरान के द्वारा इजाजत दे दी गई थी दोस्तों, और अब ये जस्ट भारत पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर पाकिस्तान को पता लगी, पाकिस्तानियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको बता दें, भारतीय इन जहाजों को मिली हॉर्मुज से जाने की इजाजत तो चिढ़ गया पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा कहने लगा, जंग में साथ थे हम, इजराइल के खिलाफ बोले हम, और ईरान जो है इंडिया को तेल और गैस ले जाने की अनुमति दे रहा है। बता दे दोस्तों बेहतरीन जानकारी, कमर चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार भी ईरानी सरकार से बात करे कि पाकिस्तान के जहाज क्यों नहीं आ रहे हैं। कमर चीमा का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी जनता इस बात से बहुत बड़ी दुखद में है, बड़ी नाराज है। कमर चीमा ने कहा कि भारत में ईरानी राजदूत ने कहा है कि भारतीय जहाज जो हैं वो हॉर्मुज के रास्ते जा सकते हैं। अब ईरान ने सारा ट्रैफिक रोक दिया है, तो क्या जो फैसिलिटीज भारत को मिली है वो पाकिस्तान के लिए भी है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान कतर से LNG और अन्य चीजें पाकिस्तान ले रहा है और अगर कतर ने इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है तो फिर तो ये चीजें पहुंच ही नहीं पाएंगी। कमर चीमा ने कहा कि भारत के अंदर भी कुकिंग गैस की शॉर्टेज हो रही है। ईरान इंडिया के भी चूल्हे बंद कर सकता है क्योंकि रास्ता वही है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान इन चीजों में नहीं पड़ेगा। ईरान इस वक्त का फायदा उठाना चाहता है अपने ताल्लुकात मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो रीजनल प्लेयर के तौर पर उभर रहा है, तो वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि तो ये तो जहाज वहां से भारत आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहा है कि दुनिया का 20% तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, तो भारत को ईरान ने राहत दे दी कैसे। कमर चीमा ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति को भारत ने फोन किया है और हमारी सरकार क्या कर रही है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की निंदा की, अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर भी अफसोस जताया, और हमें क्या मिला मुझे इस पर क्लैरिटी नहीं है कि हमारे जहाजों को हॉर्मुज से आने दिया जा भी रहा है या नहीं, क्योंकि हमारी सरकार तो कुछ नहीं कह रही है। जी हाँ,
उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी इंडिया को, भारत को नाराज नहीं करेगा। वो भारत को मैनेज करना चाहता है क्योंकि भारत बड़ा मुल्क है, उसके साथ ईरान का बिजनेस चलता है और आगे भी ईरान भारत के साथ बिजनेस करना चाहता है। पाकिस्तानियों को बुरा लगता है लेकिन बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ आपको रिश्तों को बैलेंस करके चलना ही होगा। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लग रहा है कि हम इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, हम जंग में ईरान का साथ देते हैं, लेकिन ईरान जो है वो भारत को तेल और गैस ले जाने की अनुमति दे रहा है, हमको नहीं दे रहा। अब ऐसे में कमर चीमा के इस बयान के बाद दोस्तों क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा किलस हो रही है, बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है कि आखिर ईरान जो कि हमारा पड़ोसी है, बोले तो पाकिस्तान ऐसा कह रहा है कि उसका पड़ोसी है ईरान, लेकिन फिर भी भारत को सपोर्ट दे रहा है, भारत की चीजों को परमिट दे रहा है, लेकिन हमको नहीं दे रहा। इस पर आपका कहना चाहेंगे दोस्तों? भारत ईरान संबंधों को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। और जिस प्रकार से भारत ईरान संबंधों को लेकर पाकिस्तान चिढ़ रहा है, पाकिस्तान को आग लगी है, जेलसी फील हो रहा है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? भारी मात्रा में 2 शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ उधर आपको बता दें, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलने के लिए ईरान ने रख दी शर्त, कह दिया हम खोलने को तैयार हैं इस क्षेत्र को, लेकिन अमेरिका से हमने हिसाब मांगा है। इस हिसाब के मांगने के बाद मुश्किल में फंस गए हैं ट्रम्प दोस्तों। कैसा हिसाब मांगा है ईरान ने, आपको बता दें। जैसा कि हमने आपको बताया, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के आसपास तनाव पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट को बढ़ा रहा है। सुरक्षा विश्लेषकों ने चेतावनियां दी है कि ईरान और अमेरिकी नौसेना के बीच कोई भी टकराव वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों के लिए एक महंगा और विनाशकारी संघर्ष में तब्दील हो सकता है। ऐसे में ईरान इस संघर्ष का फायदा उठाने के लिए, इस संघर्ष का फायदा अपने हितों को साधने के लिए कर रहा है। उसने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने के लिए अमेरिका के सामने शर्तों का पुलिंदा पेश किया है, जिसमें अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाना, अमेरिकी सेना की वापसी, जब्त संपत्तियों की वापसी और गैर डॉलर व्यवसाय को मंजूरी शामिल है। दोस्तों, तस्लीम न्यूज एजेंसी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलने को लेकर ईरान की शर्तों को प्रकाशित किया है। इसमें लिखा है कि ईरान द्वारा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने की संभावित शर्तें, पहला है प्रतिबंधों को हटाए जाने की गारंटी दे अमेरिका, वहीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों की वापसी, जब्त की गई संपत्तियों की वापसी, गैर डॉलर व्यापार का विकास। तो उधर आपको बता दें, ट्रम्प ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ की वॉरशिप तैनात करने की मांग चाइना से लेकर जर्मनी जापान तक ने दे दिया ट्रम्प को 2 टूक जवाब। दोस्तों, हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर लगी रोक को हटाने के लिए, इसे सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने सहयोगी देशों से यहाँ वॉरशिप भेजने की अपील की थी, लेकिन हॉर्मुज़ पर जैसा ट्रम्प ने सोचा भी नहीं था वही जवाब मिला है। ट्रम्प की उम्मीदों को झटका लगते हुए बड़ी जानकारी सामने ये आई है। कई देश ऐसा करने से अब साफ इनकार करते हुए ट्रम्प को नजर आ रहे हैं। सोमवार सुबह डाउनिंग स्ट्रीट से एक ब्रीफिंग के दौरान कीर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन जो है वो हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए सहयोगियों के साथ एक व्यवहार योजना पर काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह नाटो मिशन नहीं होगा। वहीं जर्मनी ने भी वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मांगों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा यह हमारा युद्ध नहीं है, हमने इसे शुरू नहीं किया। वहीं दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने भी ट्रम्प के अनुरोध पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। 15 मार्च को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि देश इस मामले पर अमेरिका के साथ घनिष्ठ रूप से संवाद करेगा और सावधानी पूर्वक समीक्षा के बाद ही निर्णय लेगा। वहीं जापान की अगर बात करें तो जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची ने संसद में कहा कि टोक्यो के पास हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपने नौसैनिक जहाज भेजने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अब तक कोई भी फैसला इस पर नहीं लिया है कि हम जहाज तैनात करेंगे भी या नहीं करेंगे। जी हाँ, हम ये देख रहे हैं कि जापान स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और कानूनी ढांचे के भीतर क्या संभव है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प लगातार अपने सहयोगी देशों से अपील कर रहे हैं, जहां जापान ने अब 2 टूक जवाब, तगड़ा जवाब दे दिया अमेरिका को। वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वॉरशिप भेजने से साफ साफ मना कर दिया है। कैबिनेट सदस्य कैथरीन किंग ने भी सोमवार को सरकारी प्रसारक एबीसी को दिए एक इंटरव्यू में हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट में नौसैनिक जहाज भेजने से इनकार कर दिया। वहीं अंतिम में अब चाइना की बात करें तो वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि बीजिंग जो है वो ट्रम्प के अनुरोध को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कहा कि सभी पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे स्थिर और निर्बाध ऊर्जा
ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करें। यानी एक भी देश दोस्तों ट्रम्प के साथ खुलकर सामने नहीं आया, खुलकर साथ नहीं आया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना वॉरशिप भेजने को कोई भी तैयार नहीं हुआ दोस्तों। यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक बार फिर मोए मोए हो गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। डोनाल्ड ट्रम्प को यह लग रहा था कि वो अमेरिका सुपर पावर देश का राष्ट्रपति है, वो जो कहेगा वही होगा। लेकिन ट्रम्प के इस अनुरोध पर इनकार के बाद डोनाल्ड ट्रम्प को जितना बड़ा धक्का लगा है, इससे घनघोर बेइज्जती किसी और देश के राष्ट्रपति की ना आज तक हुई होगी ना हुई है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प का इन्होंने पानी उतार दिया। आपकी इस पर क्या राय है? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, उधर मुस्लिम देशों के रवैये से खफा नाराज हुआ ईरान। अली लारीजानी ने दुनिया भर के मुसलमानों को लिख दिया खत। क्या लिखा खत में? बता दें, ईरान जंग के दौरान मुस्लिम देशों से जिस तरह के समर्थन की उम्मीद कर रहा था ईरान, शायद उसको नहीं मिल पाया। ना तो कोई खुलकर उसके समर्थन में बोल रहा है और ना ही अमेरिका इजराइल की आलोचना कर रहा है। यहाँ तक कि कई देश उसके खिलाफ भी हो गए हैं। ये सब देखकर ईरान हैरान है और परेशान भी। इसीलिए ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने अब पूरी दुनिया के मुसलमानों को सीधा खत लिख दिया। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लामी देशों की सरकारों के नाम ये लिखते हुए शुरुआत करी लेटर की। ईरान पर अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले का शिकार होना पड़ा, जो बातचीत के दौरान एक धोखे के रूप में हुआ और इसका उद्देश्य ईरान को कमजोर करना था। इस हमले में इस्लामी क्रांति के एक बड़े नेता और कई नागरिकों व सैन्य कमांडरों की शहादत हुई। लेकिन हमलावरों को ईरानी जनता की मजबूत राष्ट्रीय और इस्लामी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर इस्लामी देशों ने केवल राजनीतिक बयान दिए और ईरानी जनता के साथ मजबूती से खड़े नहीं हुए। इसके बावजूद ईरानी जनता ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से आक्रमणकारी दुश्मन का सामना किया। यहाँ तक कि आज वो इस रणनीतिक संकट से निकलने का रास्ता खोजने में असमर्थ हो गया है। अब बात कर लेते उस सबसे बड़े सवाल का जो हर कोई पूछ रहा है कि आखिरकार लगातार ईरान ने यूएई पर अटैक किया, यूएई के दुबई के एयरपोर्ट पर हमला किया, लेकिन फिर भी क्यों खामोश रहा यूएई? क्या ईरान पर पलटवार ना करने के पीछे कोई मजबूरी है यूएई की? आपको बता दें, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद संयुक्त अरब अमीरात, बोले तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, सबसे ज्यादा परेशान है। ईरान ने इन हमलों के जवाब में यूएई पर सबसे ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इन हवाई हमलों में यूएई को जान माल का बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से यूएई को न सिर्फ बुनियादी ढांचों और आम लोगों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि उसे महंगे मिसाइल इंटरसेप्टरों को भी खर्च करना पड़ा है, जिनकी हर एक यूनिट की कीमत लाखों डॉलर की है। इसके बावजूद यूएई ईरानी हमलों का जवाब देने के बजाय संयम का रुख प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूएई के इस रुख के पीछे की क्या है वजह है? जी हाँ, ईरान ने 28 फरवरी के बाद से यूएई में सैन्य और नागरिक ठिकानों पर 1600 से अधिक ड्रोन और लगभग 300 से भी अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनके अलावा ईरान ने 15 क्रूज मिसाइलों से भी यूएई पर हमला किया है। इन मिसाइलों और ड्रोन को मारने में और गिराने में यूएई को अरबों डॉलर खर्च करने पड़े हैं। इसके बावजूद कुछ ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स अपने लक्ष्य को साधने में सफल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अमेरिका का गुस्सा यूएई पर निकाल रहा है ईरान। अब तक का सबसे ज्यादा अटैक जितने भी किए हैं ईरान ने, मोस्ट ऑफ द अटैक यूएई पर ही हुए हैं दोस्तों। अगर वाकई में डेटास की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो युद्ध के शुरू होने के बाद खाड़ी देशों में अब तक सबसे ज्यादा हमले यूएई पर ही हुए हैं। यूएई के मुताबिक उसके ऊपर अभी तक करीब 2000 से भी ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले हुए हैं, जिनमें ज्यादातर को हवा में ही मार गिराया गया है। यूएई पर हमला करने के लिए ईरान खास रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माने जाने वाले दुबई और अबू धाबी को निशाना बनाकर छोड़े जा रहे रॉकेट्स और मिसाइलों को यूएई का डिफेंस सिस्टम भले रोक लेता है, लेकिन इनकी ढिबरी और मलबे की वजह से शहर में आए दिन आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। युद्ध के शुरू होने के बाद पूरे देश में दर्जनों ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। अब सवाल यह है कि यूएई ने ईरान के खिलाफ जवाबी हमले क्यों नहीं किए? यानी कि यूएई ने जवाबी हमले के तौर पर अब तक अपनी कोई भी मिसाइलें नहीं दागी हैं। जबकि दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के मुताबिक अगर किसी सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे आत्मरक्षा का स्वाभाविक अधिकार होता है। हालांकि यूएई ने कहा है कि उसे जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन वो तर्क और विवेक को ज्यादा प्राथमिकता देगा। माना यह जा रहा है कि इसी कारण यूएई ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से हिचक रहा है, क्योंकि वो मानता है कि ये उसकी लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी आपको बात बताएं तो हमको ऐसा लगता है कि यूएई जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा जोखिम में नहीं डालना चाहता। दोस्तों, अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा जोखिम में डालने से भी कतरा
नजर आ रहा है। यूएई की अर्थव्यवस्था पर्यटन और निर्यात पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में अगर वो ईरान के खिलाफ हमले शुरू करता है और इससे हॉर्मुज की खाड़ी और अधिक दिनों तक बंद रहती है तो इसका सीधा असर यूएई की अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। ऐसे में यूएई अपनी आबादी और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के कारण ईरान से सीधे युद्ध से हिचक रहा है। यानी अगर हम आपको एग्जाम्पल दें तो ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि अगर आप रास्ते पर अपनी गाड़ी से चल रहे हो और आपकी गाड़ी में कोई मार के चला जाए दोस्तों, अब आप उसके साथ हाथापाई करने के बजाय आप सोचोगे कि थोड़ा सा ही स्क्रैच है, इतना समय अगर मैं पुलिस स्टेशन में दूंगा या फिर मेरे पुलिस स्टेशन में पैसे लगे या कोई ऐसा चीज हो कि मुझे अपना समय गंवाना पड़े, तो उससे बेहद यही है कि मैं चुपचाप आगे जा करके इस स्क्रैच को सही करवा लूं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर हमारा यही कहना है कि यूएई जो है इस चीजों से बचता नजर आ रहा है। उसको लग रहा है कि जितना मैं युद्ध में खर्च करूंगा उससे ज्यादा मैं बिना युद्ध किए बचा सकता हूं। अब आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है, आपकी निजी राय हम जानना चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी खबरें आपको अच्छी लग रही है तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, उधर सऊदी ईरान जंग ने खोल दी पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट की पोल। कागज पर दिखी दोस्ती लेकिन असलियत में युद्ध से दूरी बना ली दोस्तों पाकिस्तान ने। दरअसल सऊदी अरबिया पर ईरान के हमलों के बीच पाकिस्तान सिर्फ जुबानी जंग में व्यस्त है। वो ना तो सऊदी अरबिया की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है और ना ही ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तानी सेना तो बिल्कुल चुप है, लेकिन वहाँ के हुक्मरान सऊदी अरबिया के पैसों और तेल के लालच में उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने सऊदी अरबिया पाकिस्तान रक्षा समझौते की पोल खोलकर रख दी है, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि वो संकट के समय सऊदी अरबिया को अपने परमाणु हथियार की सुरक्षा उपलब्ध करवाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की रक्षा के लिए ना तो अपनी सेना तैनात की और ना ही कोई प्रत्यक्ष युद्धक सहायता की पेशकश की। हालांकि ईरानी हमले शुरू होने के बाद से पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरबिया का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बार बार सऊदी अरबिया के प्रति अपनी अटूट एकजुटता दोहराई है, लेकिन जमीन पर उनकी प्रतिक्रिया काफी नपी तुली और मुख्य रूप से जुबानी ही रही है। दोस्तों पाकिस्तान जो है वो गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। उसकी माली हालत ऐसी है ही नहीं कि वो किसी युद्ध का सामना कर सके। पाकिस्तान वर्तमान में अफगानिस्तान सीमा पर अफगान तालिबान और उसके सहयोगी गुटों के हमलों से परेशान है। भारत से लगी सीमा पर हालात हमेशा तनावपूर्ण बने रहते हैं। पाकिस्तान को यह भी शक है कि अगर भविष्य में भारत के साथ उसकी कोई जंग होती है तो शायद ही सऊदी अरब सैन्य रूप से कोई सहयोग करे। ऐसे में पाकिस्तान खुद को सऊदी अरबिया की रक्षा में झोंकने से बच रहा है दोस्तों। तो उधर आपको बता दें, भारत ने खारिज कर दी अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट। आरएसएस आरएडब्ल्यू पर प्रतिबंध की सिफारिश पर जता दी आपत्ति। जी हां, भारत ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग बोले तो USCIRF की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोले तो RSS और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोले तो RAW पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने क्या कहा, इस पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आयोग ने निष्पक्ष तथ्यों के बजाय संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक नैरेटिव पर भरोसा करते हुए भारत की विकृत और चुनिंदा तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बार बार किए जाने वाले गलत चित्रण से आयोग की विश्वसनीयता ही कमजोर होती है। जायसवाल जी ने आगे कहा कि भारत की चुनिंदा आलोचना करने के बजाय USCIRF को अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़, भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता और डराने धमकाने की घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ उधर आपको बता दें, जयशंकर जी ने उर्जुला वॉन डेर लेयन से की मुलाकात। भारत EU रिश्तों को मजबूत करने पर हुई बात। जी हां, विदेश मामलों के मंत्री जयशंकर जी ने सोमवार को बेल्जियम में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। इस वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया और यूक्रेन में हाल की घटनाओं पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने लेयन के समकालीन वैश्विक घटनाओं पर दृष्टिकोण की सराहना की। तो वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी को हरा चुके शुभेंदु अधिकारी फिर देंगे दीदी को टक्कर। बंगाल बीजेपी ने जारी कर दी 114 कैंडिडेट्स की पहली सूची। बंगाल में सीएम ममता की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी।
भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से टिकट दिया है। ये दोनों सीटें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 विधानसभा चुनाव में ममता को नंदीग्राम सीट से हराया था। नंदीग्राम में हार के बाद ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव जीती थी। भवानीपुर सीट टीएमसी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। ममता बनर्जी 2011 से 2021 तक लगातार यहां से विधायक रही हैं। भाजपा ने डायमंड हार्बर से दीपक कुमार हालदार को टिकट दिया है। ये इलाका ममता के भतीजा अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में आता है। अभी यहां से टीएमसी के पन्ना लाल हल्दर विधायक हैं। भाजपा ने बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को खड़गपुर सदर से टिकट दिया है। दोस्तों वहीं आपको बता दें उड़ीसा में बहुत बड़ा उलटफेर, विपक्ष के हाथ से सीट निकाल ले गई भाजपा। पुराने साथी ने बीजेपी को दिया तगड़ा झटका। जी हां, ओडिशा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। विधायकों की संख्या के हिसाब से भाजपा की 2 सीटें पक्की थी, जबकि विपक्षी बीजेडी की 1 सीट पक्की थी। भाजपा ने तीसरी सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेडी के पूर्व नेता दिलीप रे को अपना समर्थन दिया था। कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से भाजपा ने विपक्ष के मुंह से ये सीट भी छीन ली। दोस्तों राज्यसभा चुनाव को लेकर जो जानकारी है उसमें यह है कि बिहार में सभी सीटें एनडीए ने जीत ली हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए सोमवार को 3 राज्यों ओडिशा, हरियाणा और बिहार की 11 सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें ओडिशा में 2 बीजेपी और 1 बीजेपी समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार और 1 बीजेडी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इसी दौरान बिहार में महागठबंधन के 4 विधायक वोटिंग से अनुपस्थित रहे। हरियाणा की 2 सीटों पर मतगणना को लेकर आपत्ति के बाद देर रात तक नतीजों का इंतजार होता रहा। इन चुनावों में हरियाणा और बिहार की एक सीट पर मुकाबला खासा रोचक माना जा रहा था। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक इस बार देश भर में राज्यसभा की कुल 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। दोस्तों बाकी जानकारियां आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। लेकिन जाते जाते वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा जहां पर भी आपका ग्रुप हो। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।